स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं मेघा कौशिक और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम हेल्थ फर्स्ट। दर्शकों, आजकल एक बीमारी कैंसर, जिसका नाम सुनकर हर कोई भयभीत हो जाता है, डर जाता है। ये बीमारी ऐसी है और कहा जाता है कि अगर थर्ड स्टेज में या फोर्थ स्टेज में ये पहुंच जाए तो इसका इलाज संभव नहीं है। तो ब्रेस्ट कैंसर के कारण क्या है, इससे क्या बचाव संभव है, और अगर ये फोर्थ स्टेज में पहुंच जाता है क्या इससे बचा जा सकता है? बहुत सारे ऐसे सवाल हैं और इसी का जवाब देने के लिए हमारे साथ डॉक्टर कपिल और डॉक्टर जितेंद्र मौजूद हैं HCG कैंसर सेंटर जयपुर से। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। डॉक्टर कपिल, सबसे पहले आपसे सवाल है, ब्रेस्ट कैंसर, इसके कारण क्या है? बेटा, ब्रेस्ट कैंसर के वैसे देखा जाए तो बहुत सारे कारण होते हैं। जबकि किसी बॉडी में कोई भी कैंसर होता है तो उसके 3 वजह होती हैं। एक होता है एनवायरमेंटल, एक होता है होस्ट और एक होता है डिजीज बेस्ड कुछ रीजन्स होते हैं। एनवायरनमेंट देखोगे तो आप आज के दिन आप देखोगे पुराने टाइम से लेकर आज के एनवायरनमेंट चेंज हुआ है। चाहे पॉल्यूशन हो, चाहे लोगों की हैबिट्स की वजह से स्मोकिंग लिया है, चाहे लोगों ने खाना खाया है तो उसमें भी बहुत सारा एडल्ट्रेशन और ये आया है। तो बेसिकली उन चीज़ों की वजह से उनका बॉडी का एनवायरनमेंट चेंज होता है। दूसरा होता है होस्ट फैक्टर। होस्ट में क्या रहता है कि जैसे इंडिविजुअल पर्सन है, इंडिविजुअल फीमेल है, उसके ब्रेस्ट में क्या एबनॉर्मलिटी है, तो एबनॉर्मलिटी है और उसकी बॉडी में क्या एबनॉर्मलिटी है। जैसे ब्रेस्ट कैंसर एक हार्मोन बेस्ड डिजीज़ होती है। जैसे आपने सुना होगा कि भाई एक एस्ट्रोजन हार्मोन होता है, तो ज़्यादा होगा तो ब्रेस्ट कैंसर ज़्यादा होगा। जितना हार्मोन ज़्यादा होगा उतना ही ब्रेस्ट का प्रोलिफरेशन, उसका ग्रोथ बढ़ेगा, तो उससे आपको कैंसर होने की संभावना ज़्यादा होती है। तो अब ब्रॉडली स्पेक्ट्रम देखो तो जिस फीमेल में ज़्यादा लंबा मेंस्ट्रुएशन साइकिल चलेगा, जैसे मान लो अगर जो फीमेल अगर 12 साल से लेकर 55 साल तक चल रही है, एस्ट्रोजन ज़्यादा है तो बढ़ेगा। बच्चों को आजकल क्या हो गया कि कुछ बच्चे कम होते हैं तो डिलीवरी कम होती है, तो प्रेग्नेंट फीमेल्स कम होती है, तो उससे एस्ट्रोजन बॉडी में और लंबे टाइम तक रहता है। थर्ड होता है ब्रेस्ट फीडिंग भी बहुत कम हो गया है, क्योंकि आजकल ज़्यादातर ये रहता है कि ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पे कुछ ना कुछ ऐसा प्रॉब्लम होता है जनरली फीमेल्स को कि वो ब्रेस्ट फीड कंप्लीट नहीं करा पाती या फिर वो 3-4 मंथ ही मैक्सिमम करा पाती हैं, तो वो भी एक ब्रेस्ट कैंसर का रीज़न में मानते हैं। उसके बाद में जाते हैं हम ब्रेस्ट की इंडिविजुअल ब्रेस्ट इटसेल्फ। उसमें क्या ब्रेस्ट में कोई भी एबरेशन है, जैसे मान लो कोई भी गंठान होती है या फिर कुछ होती है, 90% ऑफ जो ब्रेस्ट की जो लंप होते हैं, जो गंठान्स होती है, वो बिनाइन होती है, कैंसर नहीं होती है, ना उनमें कभी बनता। पर जिन फीमेल्स में ज़्यादा टेंडेंसी है एबनॉर्मल गंठानों की बनने की या ब्रेस्ट में कुछ एबनॉर्मल वेरिएशन आने का, तो ये सब हार्मोन बेस्ड होता है। और ओवर द टाइम ऐसा नहीं होता कि मतलब 6 मंथ में हो जाए, 1 साल में, ओवर द टाइम मतलब 5 ईयर्स 10 ईयर्स के बाद जाके दे कैन कन्वर्ट टू कैंसरस लीजन। तीसरा ये रहता है कि एक हेरिडिटरी और होता है जो कि फैमिलीज़ में रन करता है। जैसे अभी देखने को मिल रहा है कि बहुत सारी फैमिलीज़ में जैसे ओवरी और ब्रेस्ट, इसका एक कॉम्बिनेशन होता है, दोनों हार्मोन बेस्ड होता है, और वही एक रीज़न होता है कि आपको जिस फैमिली में ज़्यादा जा रहा है वो रहता है। जितना हम ज़्यादा असेस कर पा रहे हैं, जितना जेनेटिक्स की तरफ जा रहे हैं, तो हम जेनेटिक्स में ये देख पाते हैं कि जो म्यूटेशन जिस जीन में उनकी मदर में, मौसी में या मौसी की बेटी में है, तो वो उनमें मिलता है, तो वो हाई रिस्क में जाती है। तो ये मल्टीपल रीजन्स हैं ब्रेस्ट कैंसर्स के। डॉक्टर जितेंद्र, बहुत सारे रीजन्स बताए डॉक्टर कपिल देव ने, लेकिन क्या इनसे बचा जा सकता है? कोई बचाव है इसका? ये देखिए, जैसा डॉक्टर साहब ने बताया कि एस्ट्रोजन लेवल जो हमारी बॉडी में है वो एक ज़रूरी कारक है। तो आजकल की हमारी जो बदलती लाइफस्टाइल है, हम लोग पाश्चात्य संस्कृति की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं, उसकी वजह से ओबेसिटी और अडल्ट्रेट फूड है, डेफिनेटली वो एक मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर है जिसे हम चेंज कर सकते हैं। नियमित रूप से एक्सरसाइज करना वो हमारी बॉडी में स्ट्रेस एस्ट्रोजन हार्मोन को कम करेगा, जिससे हम इसे कम कर सकते हैं और इससे बच सकते हैं। क्योंकि कैंसर मोटा माटा जब हम पढ़ाई करते थे तब माना जाता था कि इट इज़ द डिजीज़ ऑफ ओल्ड एज, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण हम अब नए जो जवान लोग हैं उनमें भी ये बीमारी देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसके मुख्यतः कारण है जो हमारी जीवन शैली बदल गई है। हम एक्सरसाइज से, फिजिकल वर्क से पीछे हट रहे हैं, पाश्चात्य भोजन प्रणाली की तरफ जा रहे हैं, फ्रूट्स वेजिटेबल्स कम हो रहे हैं। उसके साथ साथ जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल आ गई है, पहले हमारे काफ़ी लोग खेतों में काम करते थे, स्टिल इंडिया लिव्स इन विलेजेस पर, लेकिन लोग काम नहीं कर रहे हैं। उसके अलावा जो ओबेसिटी का इंसिडेंस है, पहले 10% लोग ओबेस होते थे, आजकल हम 30-40% ओबेसिटी की बात कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें हैं जो हार्ट के साथ साथ कैंसर की बीमारियों को भी बढ़ा रहे हैं। अगर हम इन सब चीज़ों से बचें, साथ साथ जो सेवन है, अल्कोहल का जो सेवन है, उसे अगर लिमिटेड कर पाएँ या कम कर पाएँ तो हम इससे बच सकते हैं। सर, आप सर्जन हैं, तो सर्जरी से रिलेटेड ही क्वेश्चन आपसे है कि ब्रेस्ट कैंसर में जो सर्जरी है उसकी भूमिका क्या रहती है और सर्जरी के प्रकार क्या होते हैं, मतलब टाइप क्या रहते हैं? ब्रेस्ट कैंसर में सर्जरी का हम स्टार्ट करेंगे डायग्नोसिस से।
जनरली क्या होता है कि बहुत सारी फीमेल्स होती हैं जो हमेशा ब्रेस्ट लंप लेके आती हैं हॉस्पिटल्स में कि भाई हमारे गंठान हो गई, और उनका पहला डाउट ये रहता है कि हमारे कैंसर ना हो। तो सबसे पहला तो ये होता है कि उसका सर्जरी कब करना चाहिए। जनरली हम देखते हैं कि पेरीफ्री में बहुत स्मॉल सेंटर्स पे फीमेल जाती हैं और उनको ब्रेस्ट लंप दिखाते हैं और उसकी सर्जरी हो जाती है विदाउट उसको देखना। तो सबसे पहले ये देखना है कि सर्जरी कब करनी है, कब नहीं करनी। तो सर्जरी किन पेशेंटों में नहीं करनी, जिसमें डायग्नोसिस नहीं है, सस्पिशियस के आधार पे कभी भी सर्जरी नहीं करनी चाहिए। ना किसी फीमेल को अपने ब्रेस्ट से कोई भी लंप एक्सरसाइज कराना चाहिए विदाउट उसकी कंफर्मेशन कि भाई उसको आप कैंसर है या नहीं है। तो फर्स्ट तो ये है कि तो सर्जरी के प्रकार से पहले ये होना चाहिए कि सर्जरी कब नहीं करनी। तो किसी भी फीमेल को विदाउट डायग्नोसिस कभी नहीं कराना चाहिए। नेक्स्ट आता है अब सर्जरी करानी कब है और कौन सी। ये डिपेंड करता है कि पेशेंट में जो भी डिजीज़ है उसके पूरे बिहेवियर, उसका नेचर, जब तक पूरा स्टेज होता है और उसका नेचर हम देखते हैं। बहुत सारे होते हैं कि बायोप्सी होती है, बायोप्सी के बाद उसके रिस्क फैक्टर देखते हैं, उसमें रिसेप्टर स्टडी करते हैं, फिर पूरी बॉडी में स्टेजिंग होती है। उस स्टेजिंग के अकॉर्डिंग हम डिसाइड करते हैं कि अपने को क्या सर्जरी करनी चाहिए। सपोज करो पेशेंट सर्जिकल है, अब सर्जरी के कई सारे होते हैं। इनिशियल आज से 90s 80s में क्या होता था कि भाई पूरा ब्रेस्ट निकालते थे, कांख में बगल में से सब कुछ निकालते थे, स्किन निकालते, साथ की मसल्स भी सब कुछ निकालते थे, ओनली चेस्ट बचती थी वॉल जिसमें रिब्स हैं और स्किन। अब क्या हुआ कि धीरे धीरे उसका कॉम्प्लिकेशन और उसके मॉर्बिडिटी और साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा थे। पुराने टाइम में हाथ में सूजन आना, हाथ काम नहीं करना, हाथ जाम हो जाता, शोल्डर ख़राब हो जाता था। तो अब क्या हुआ कि उसको थोड़ा रिड्यूस किया कि भाई जो अननेसेसरी चीज़ें वो बिल्कुल नहीं करनी। तो अभी जो करंट में चल रहा है कि दो टाइप का चलता है। एक चलता है कि रेडिकल, जिसमें होता है पूरा ब्रेस्ट रिमूव करते हैं अलॉन्ग विद स्किन, निपल एरियोला और साथ में एक्जिला की जो नोड्स हैं। दूसरा होता है ब्रेस्ट कंजर्वेटिंग सर्जरी, जो अभी नया है, सब लोगों को ये बहुत अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि जब किसी फीमेल का ब्रेस्ट रिमूव कर देते हो, स्पेशली जो लेस देन 40 या 45 है, तो उनका ब्रेस्ट रिमूव करने के बाद वो एक अलग से डिप्रेशन में चली जाती है, क्योंकि वो कभी भी किसी फैमिली फंक्शन में, कभी आउटर में कभी नहीं जाएंगी। और हमेशा क्या रहता है कि जितना आप क्लोज स्पेस में रहोगे आपको डिप्रेशन आएगा, आप हमेशा डिजीज़ के बारे में सोचोगे, तो हमेशा आपका रिजल्ट ख़राब रहेगा, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत ख़राब हो जाती है। तो इसलिए देखा जाता है कि भाई कॉस्मेटिकली उसको एक अच्छा देने के लिए हम क्या करते हैं, ब्रेस्ट को बचाते हैं और ओनली जो डिजीज़ है उसको निकालते हैं अलॉन्ग विद उसके जो सराउंडिंग एरिया है वो निकालते हैं। इसके लिए क्या करते हैं कि सबसे पहले ये रहता है कि जो डिजीज़ है वो बहुत ही लोकलाइज होनी चाहिए और उस डिजीज़ के जो बाकी शरीर में नहीं होनी चाहिए। तो ये होता है ब्रेस्ट कंजर्वेटिंग सर्जरी, जिसके अंदर ब्रेस्ट का लम्ब निकालते हैं। और जो एक्जिला होती है, जो कांख में जहाँ फर्स्ट स्टेशन होता है, जहाँ फैल सकती है, तो उसको क्या रहता है कि उसमें हम कई मेथड्स होते हैं, जैसे हम सोनोग्राफी गाइडेड करते हैं या फिर हम SLN एक अलग से मेथड होता है कि भाई चेक कर लेते हैं कि भाई पॉजिटिव है या नहीं है। बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, कुछ डाइज होती हैं या पैट स्कैन से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि भाई नहीं है, तो हम वो एक ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। और उस ऑप्शन के साथ में क्या रहता है कि हमेशा ये सवाल होता है कि भाई दोबारा तो नहीं आ जाएगा, मेरे ब्रेस्ट में एक बार हुआ दोबारा नहीं हो जाएगा। तो इसका ये रहता है कि आप ब्रेस्ट बचाओ या नहीं बचाओ, दोनों में रिजल्ट सेम होता है। बल्कि केवल डिफरेंस इतना ही होता है कि पेशेंट की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ और पेशेंट का जो उसका डिप्रेशन लेवल है या फिर उसका मेंटल स्टेटस है वो बहुत बेटर रहता है विद कंजर्वेशन के साथ। क्योंकि हमेशा फीमेल का नॉर्मल बिहेव करती है, नॉर्मल फील करेगी पोस्ट ट्रीटमेंट। हाँ, इसमें एडिशन में ये रहता है कि सर्जरी अगर आप रिड्यूस करोगे तो डेफिनेटली आपको डिजीज़ को कंट्रोल करने के लिए आपको कुछ ना कुछ एडिशन देना पड़ता है, जो कि एक रेडियोथेरेपी ऑप्शन होता है कि आप बचे हुए ब्रेस्ट को रेडियोथेरेपी दो और बाकी ब्रेस्ट को आप जितना डिजीज़ उसको निकाल दो। एक दो ये मेजर डिफरेंस होते हैं जो कि हम अभी करंट में मैक्सिमम पेशेंट्स को ब्रेस्ट कंजर्वेटिव सर्जरी एडवाइस करते हैं जब तक पेशेंट अगर एग्री होता है। क्योंकि इसमें एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस ये रहती है कि पेशेंट की जो अवेयरनेस है और पेशेंट के रिलेटिव या उसके घर पे हैं उनकी अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। तो रेगुलर फॉलोअप, कंप्लीट ट्रीटमेंट, हालांकि ट्रीटमेंट का ड्यूरेशन बढ़ जाता है, तो इसलिए क्या पेशेंट का अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। जो पेशेंट कंफर्टेबली अवेयर रहती है और जो एग्री करती है तो उसको हम डेफिनेटली यही ऑप्शन देते हैं कि आप ब्रेस्ट कंजर्व कराइए और लेटर ऑन, और नहीं कराते तो उनमें हम MRM जिसमें क्या पूरा रिमूव करके वो करते हैं। अभी एडिशन में क्या रहा है कि अभी हम करंट में सब जितनी फीमेल्स हैं जिसको रिमूव करते हैं तो एडिशन रिकन्स्ट्रक्शन होता है। आज के दिन रिकन्स्ट्रक्शन का बहुत अच्छा रोल होता है कि ब्रेस्ट में लोकल फ्लैप्स होते हैं, स्किन और मसल को ऐड करके उसमें लगा देते हैं। तो ऑलमोस्ट इक्वल तो नहीं होता पर कुछ ऐसा आता है कि भाई कॉस्मेटिकली बहुत बेटर रहता है। लेटर ऑन इम्प्लांट्स भी आते हैं, वो भी रिकन्स्ट्रक्शन का पार्ट होता है। तो ये कई सारे सर्जिकल ऑप्शंस रहते हैं। सर, ये आपने ऑप्शंस बता दी कि सर्जिकल ऑप्शंस क्या रहते हैं। अब किसी ने सर्जरी करवा ली महिला ने, तो उसके बाद उसे ध्यान क्या क्या रखना है, क्या रख रखाव है? सबसे अब ये जो ध्यान
सर्जरी की बात का वो ये डिपेंड करता है कि आपने क्या सर्जरी कराई है। अगर सपोज करो ब्रेस्ट कंजर्वेशन कराया, मतलब एक स्मॉल ओनली डिजीज़ निकल आया, तो हमेशा उसको एडजुवेंट ट्रीटमेंट के बारे में हमेशा सोचते रहना है कि भाई उसको आगे क्या करना चाहिए। जो एडवाइस करी वो हमेशा फॉलो करनी चाहिए, और ख़ुद को भी उसके बारे में असेस करना चाहिए कि सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, अपोजिट ब्रेस्ट का एग्जामिनेशन, वो सब उसको रेगुलर रखना चाहिए। जिनका रेडिकल हुआ है, जिनका मतलब कंप्लीट ब्रेस्ट निकला है, उनको एक स्पेसिफिकली एक चीज़ ध्यान रखनी होती है। सबसे बड़ा कॉम्प्लिकेशन होता है लिम्फेडिमा, मतलब जो ऊपर का जो जिस साइड का ब्रेस्ट निकलता है उस साइड के अपर हैंड में इतना स्वेलिंग आता है कि पेशेंट को ना तो नींद आती, ना चैन आता, और बहुत स्वेलिंग होती है, ना फंक्शन प्रॉपर हो पाता। और हम बहुत सारे देखते हैं जिनके हाथों में क्या डबल का डिफरेंस आता है कि जो अपोजिट हैंड है उससे डबल हो जाता है उसकी साइज, और उसका क्या बेसिकली क्या ट्रीटमेंट होनी है, इसका ओनली प्रिवेंशन है। तो उस कंडीशन के लिए क्या करना चाहिए, हमेशा उनको हैंड एक्सरसाइज हमेशा मोटिवेट करते हैं कि आप अपने हैंड अपर लिम्ब की पूरा एक्सरसाइज कीजिए, एक्जिला की एक्सरसाइज कीजिए, लिम्स की, और हमेशा क्या है कि मसल्स को और इतना पावरफुल और एक्सरसाइज करें कि आपका जो पूरा ब्लड है, जो लिम्फ हो, वापस सर्कुलेट होता रहे। और एट द एंड क्या रहता है कि हमेशा ब्रेस्ट कैंसर है, इनिशियल हम मानते थे कि ब्रेस्ट कैंसर लोकल डिजीज़ होती है, पर अभी क्या हो गया कि ब्रेस्ट कैंसर भी सिस्टमिक डिजीज़ है, बाकी और बीमारियों की तरह पूरी बॉडी में है, इसी समझ के चलो। तो सर्जरी के बाद जनरली हम विलेजेस में जो फीमेल्स होती हैं वो क्या करती हैं, सर्जरी होता है, पूरा रिमूव हो गया, उसके बाद बिल्कुल 25% ऑफ फीमेल क्या रहती हैं कि एडजुवेंट ट्रीटमेंट नहीं लेती। तो हमेशा क्या रहता है कि सर्जरी के बाद जो आगे का ट्रीटमेंट है वो कंप्लीट ज़रूर करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सर, जैसे कि डॉक्टर कपिल ने हमें बहुत सारे सर्जिकल ऑप्शंस बताए, आप कीमोथेरेपिस्ट एक्सपर्ट हैं, कीमोथेरेपी के बारे में आप बहुत अच्छे से जानते हैं, और क्योंकि जब भी कैंसर होता है, जब सर्जरी होती है या चीज़ें होती हैं तो कीमोथेरेपी ज़रूर होती है, तो उसके प्रकार क्या रहते हैं, टाइप क्या होते हैं? देखिए कैसा है कि कीमोथेरेपी एक पुराना वर्ड है। बाय डेफिनेशन अगर अपन इसको देखें, कोई भी केमिकल किसी भी थेरेपी के लिए यूज़ होता है उसे कीमोथेरेपी कहते हैं। लेकिन आज के टाइम पे हम कीमोथेरेपी को 3 तरीके से बांटते हैं। मेरा अपना क्लासिफिकेशन है ताकि मैं आम आदमी को समझा पाऊँ। सबसे पहला आता है कुछ ऐसे केमिकल जो पुराने टाइम से चल रहे हैं, जो कोशिकाओं को तोड़ने का काम करते हैं, उसकी वजह से हमें छाले भी हो सकते हैं, उसकी वजह से खून भी कम होता है, और वो कन्वेंशनल ट्रीटमेंट जो पिछले 50-60 साल से चल रहा है। एक ट्रीटमेंट हो गया जिसे हम कीमोथेरेपी बोलते हैं, कन्वेंशनल कीमोथेरेपी बोलेंगे। दूसरा पार्ट होता है टारगेटेड थेरेपी। अभी जैसे जैसे हमारी टेक्निक बढ़ती जा रही है, हम लोग क्या कर रहे हैं कि कैंसर कोशिकाओं में कुछ स्पेशल टारगेट्स को पकड़ के उनके विरुद्ध इलाज कर रहे हैं, तो वो केवल कैंसर कोशिकाओं को ही जाके इफेक्ट कर रही है, तो इसे हम बोलते हैं टारगेटेड थेरेपी। तीसरा आता है इम्यूनोथेरेपी, जो आजकल बहुत ज़्यादा अखबारों में भी आ रहा है, न्यूज़ में भी चल रहा है। इम्यूनोथेरेपी बेसिकली क्या करता है कि हमारी बॉडी को जाके समझाता है कि ये WBC को बताता है कि ये कैंसर कोशिका है, आपको इनसे लड़ना है, तो हमारी बॉडी उससे लड़ती है, थेरेपी उसका कोई इफेक्ट नहीं करती। तो ये 3 चीज़ें हैं। अब हम अगर ब्रेस्ट कैंसर पे बात करें तो ब्रेस्ट कैंसर में कीमोथेरेपी का रोल है, टारगेटेड थेरेपी और हार्मोन थेरेपी का रोल है। इम्यूनोथेरेपी केवल स्टेज 4 में यूज़ की जाती है, उसका रोल उसके आगे नहीं है। तो जैसे कि डॉक्टर कपिल ने बताया अभी कि ब्रेस्ट सर्जरी के बाद कीमोथेरेपी का बहुत रोल है, ऑलमोस्ट 60% जो क्योर रेट मिलती है हमको आज के टाइम पे स्टेज 1 अगर ब्रेस्ट कैंसर है तो 99% ऑफ देम कैन बी क्योरेबल। इसलिए हम लोग बार बार HCG में स्क्रीनिंग पे बात करते हैं। उसके अलावा ऐसा नहीं है कि हर व्यक्ति को कीमोथेरेपी लगेगी। कुछ एक ऐसे लोग होते हैं जिन्हें हम कीमोथेरेपी अवॉइड भी कर सकते हैं एडजुवेंट सेटिंग में। उसके लिए HCG में हमारा डेडिकेटेड ट्यूमर बोर्ड है और कुछ स्पेसिफिक जेनेटिक टेस्ट कराने पड़ते हैं, जिसके साथ हम इस कैंसर को कीमोथेरेपी के बिना भी ट्रीट कर सकते हैं। फिर भी अभी हमें कीमोथेरेपी देनी पड़ती है, तो वो आपके ब्रेस्ट कैंसर जैसे रिसेप्टर के सब टाइप होते हैं, उसके हिसाब से मिनिमम 8 साइकिल कीमोथेरेपी है और 1 साल की टारगेटेड थेरेपी है एडजुवेंट में। अब जो ये थेरेपी हम देते हैं, अब क्या है कि ड्यू टू एक्सपर्टीज़ अवेलेबल, अब काफ़ी सारे सेंटर्स खुल गए हैं और काफ़ी एक्सपर्टीज़ अवेलेबल है। अब ये आम लोगों को बहुत ही आराम से अवेलेबल भी है सरकारी योजनाओं के थ्रू, वेरियस इंश्योरेंस स्कीम के थ्रू, तो इसको करना भी आसान है और इसके उतने साइड इफेक्ट नहीं होते जितने पहले हुआ करते थे, कि पहले एक्सपर्टीज़ अवेलेबल नहीं थी। क्योंकि अब आप सही तरीके से काम करेंगे तो साइड इफेक्ट होने का जो चांसेस हैं वो काफ़ी कम हो जाते हैं। तो अब इससे डरने की ज़रूरत नहीं है और हम काफ़ी जानें बचा सकते हैं इसके द्वारा। तो कीमोथेरेपी के बारे में जाना, सर्जरी क्या है, सर्जरी कैसे होती है, कितने ऑप्शन हैं ये जाना, कारण बचाव, लेकिन साथ ही साथ क्या हेरिडिटी ब्रेस्ट कैंसर भी होता है ये भी जानेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद
साथ एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हेल्थ फर्स्ट में और हमारे साथ डॉक्टर जितेंद्र और डॉक्टर कपिल देव मौजूद हैं। ब्रेस्ट कैंसर के बारे में आज चर्चा हो रही है और लगातार वो जानकारी आप सभी को पहुंचा रहे हैं कि कैसे आपको बचाव करना है, कैसे सुरक्षा रखनी है। डॉक्टर कपिल, आपसे जानना चाहेंगे, ब्रेस्ट कैंसर हेरिडिटी के बारे में कहा जाता है, क्या हेरिडिटी ब्रेस्ट कैंसर होता है, ये क्या है? बेसिकली मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि कारण क्या क्या होते हैं, तो इन्हीं में एक कारण होता है कि ब्रेस्ट कैंसर होता है हेरिडिटरी, मतलब एक जनरेशन से अगली जनरेशन में जाता है। सपोज करो किसी की मदर में, नानी में, मौसी में या मौसी की बेटी में किसी को भी है तो वो नेक्स्ट फीमेल में भी रिस्क बढ़ जाता है। और ये इसीलिए बढ़ता है, इसमें क्या होता है, कुछ जीन्स होते हैं, जीन म्यूटेशन होते हैं जो कि नेक्स्ट जनरेशन में म्यूटेशन अगर कैरी हो जाता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि जिसकी मदर में, नानी में है तो उसका 100% आएगा। इसका रेशियो ये रहता है कि अप्रॉक्सीमेटली 20% ऑफ फीमेल्स ब्रेस्ट कैंसर है वो हेरिडिटरी में जाता है जी। अब डायग्नोस्ड है, अनडायग्नोस्ड है, बहुत टाइम तो होता है डायग्नोस भी नहीं होता, ना लेबल्ड होता है कि भाई वो हेरिडिटरी है, क्योंकि जो म्यूटेशन स्टडी होती है वो कई बार कॉस्ट वाइज, कॉस्ट इफेक्ट देखो चाहे कुछ भी देखो, वो पेशेंट नहीं कराते, ना फीमेल्स आदि बाकी फैमिली कराती है। तो हेरिडिटरी का अब ये जो म्यूटेशन रहता है वो डिपेंड उसी से रहता है कि वो ब्रेस्ट में भी होता है और ओवरी में भी होता है। इससे आपने को क्या ये लर्न करना है कि जिस भी फीमेल में, अगर जिसकी फैमिली में ब्रेस्ट कैंसर और ओवरी का कैंसर, अंडाशय का, अगर वो किसी की फैमिली में है, उसकी मदर में, उसकी नानी में, मौसी में या मौसी की बेटियों में, तो उस फीमेल को ये समझना चाहिए कि बाकी फीमेल्स के कंपैरिजन में मेरे में हाई रिस्क है, मैं ज़्यादा चांस रहेगा मेरे में ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। तो उसके लिए बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं कि आप प्रॉपर स्क्रीनिंग कराइए, प्रॉपर जेनेटिक काउंसलिंग कराइए। जैसे हमारे HCG में होता है, स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स चलते हैं, मंथली चलते हैं। उसमें क्या है, स्क्रीनिंग के भी बहुत सिंपल और कॉस्ट इफेक्टिव मेथड होता है, मैमोग्राफी जिसको बोलते हैं, वो एक बहुत ही अच्छा प्रोग्राम चलता है, HCG में भी चलता है, बाकी और सेंटर्स में भी चलता होगा। उससे क्या पता चलता है कि आपके ब्रेस्ट में लेस देन 1 सेंटीमीटर का नोड्यूल भी आपको पिकअप कर सकते हैं और एक अर्ली स्टेज में होगा। डेफिनेटली आप अर्ली स्टेज में अगर डायग्नोस होता है तो उसका रिजल्ट हमेशा अच्छा ही होता है कंपेरिजन टू एडवांस स्टेज। और वैसे ही सी ओवरी का है, अगर किसी के ब्रेस्ट कैंसर भी है फैमिली में तो उसको सी ओवरी की स्क्रीनिंग भी कराना चाहिए। तो हेरिडिटरी से मतलब बेसिक मतलब ये रहता है कि जनरेशन में जाता है, और इसका एडवांटेज ये रहता है कि भी उन फीमेल्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो जिनको आप हाई रिस्क रहता है, और उसमें बहुत सारे टेस्ट होते हैं, जैसे मैमोग्राफी, ब्लड टेस्ट होते हैं, तो उसके बेसिस पे आप उसको जल्दी डायग्नोस कर सकते हैं। और एक बहुत ही एडवांटेज होता है स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स के लिए। सर, ये टारगेटेड थेरेपी ये क्या चीज़ है, किस तरह से ये प्रभावी होती है, क्या प्रभावी होती है ये? जी कैसा है, जैसा मैंने पहले भी बताया था कि कुछ टारगेट हम कुछ कैंसर्स में पकड़ लेते हैं। जैसे ब्रेस्ट कैंसर में अभी 2 तरह की टारगेटेड थेरेपी है जो यूज़फुल है, जैसे कि जो HER2 रिसेप्टर है उसके अगेंस्ट और एक CDK4 रिसेप्टर है उसके अगेंस्ट। तो टारगेटेड थेरेपी, देखिए कोई भी थेरेपी जब आती है तो पहले वो स्टेज 4 या एडवांस स्टेज में यूज़ करते हैं, क्योंकि उन पेशेंट को एडवांस थेरेपी की ज़रूरत होती है। स्टेज 1 में जब हम 99% लोगों को क्योर कर पा रहे हैं तो हम उनमें बाद में उन थेरेपी का यूटिलाइजेशन करते हैं। तो जो भी व्यक्ति अगर स्टेज 4 में है या एडवांस स्टेज में है, उनको अगर हम ये टारगेटेड थेरेपी देते हैं तो कन्वेंशनल थेरेपी के साथ साथ इनको जोड़ के दिया जा सकता है और ये ऑलमोस्ट उसके इफेक्ट को बढ़ा सकता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए मानो, शुरू में आपने बोला था कि स्टेज 4 ब्रेस्ट कैंसर का सर्वाइवल क्या रहता है, तो आज से पहले अगर 5-7 साल पहले अपन बात करें तो दिक्कत ज़्यादा रहती थी। अभी अगर हम बात करें, अगर स्टेज 4 ब्रेस्ट कैंसर है वो हार्मोन पॉजिटिव है, तो टारगेटेड थेरेपी के प्रभाव से हम 4 से 5 साल उनमें से आधे लोगों को विदाउट कीमोथेरेपी, केवल ओरल ड्रग या सप्ताह महीने में एक इंजेक्शन के द्वारा उसको देके भी हम 4 से 5 साल उनको विदाउट कीमोथेरेपी सर्वाइव कर सकते हैं विद अ गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो ये टारगेटेड थेरेपी हमको एक अच्छा क्वालिटी ऑफ लाइफ देती है। थोड़ा कॉस्टली हैं ये सब चीज़ें, लेकिन अब काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव चीज़ें आने लगी हैं, जैसे ही इंडियन फार्मा इंडस्ट्री थोड़ा सा जेनरिक मॉडल्स लेके आई हैं। तो टारगेटेड थेरेपी बेनिफिट करती हैं, लेकिन डेफिनेटली टारगेटेड थेरेपी कुछ सबसेट ऑफ पेशेंट जो एडवांस स्टेज हैं उनके लिए ज़रूरी है। लेकिन हाँ, जहाँ पे अप्रूव्ड है वेरियस गाइडलाइंस के द्वारा, वहाँ पे बहुत प्रभावी है। लेकिन हम यही कहना चाहेंगे कि अगर अपन स्क्रीनिंग के द्वारा इसको जल्दी पकड़ सकें तो हो सकता है कि हम एक उपयुक्त तरीके से कम टॉक्सिसिटी और कम खर्चे में इसको आराम से निपट सकते हैं और इससे बचा जा सकता है। यानी कि आप कह रहे हैं कि अगर टारगेटेड थेरेपी की जाती है तो उससे कीमोथेरेपी से बचा जा सकता है। कीमोथेरेपी का कम भी कर सकते हैं और इफेक्ट भी बढ़ जाता है। इफेक्ट भी बढ़ जाता है। सर, कम की बात कर रहे हैं सर, लेकिन सवाल ये है कि क्या ब्रेस्ट कैंसर का जो मरीज़ है उसको कीमोथेरेपी के बिना भी बचाया जा सकता है, या फिर कीमोथेरेपी ना दी जाए तो भी वो बच सकता है, या उसका इलाज संभव है?
ये कुछ सबसेट्स होता है पेशेंट्स का जिनमें आप ट्रीटमेंट को कम कर सकते हैं। तो उसके लिए दो चीज़ें होनी चाहिए। एक तो पेशेंट का जो प्रोफाइल है वो ऐसा होना चाहिए कि भाई उस पेशेंट के इंडिविजुअल पर्सन पे सूटेबल हो। सपोज करो एक 80 ईयर्स की फीमेल है, उसको एक स्मॉल लंप है ब्रेस्ट के अंदर, गंठान है, बाकी बॉडी में कहीं नहीं फैला। तो उसका एक बेसिक सा रीज़न होता है कि उस लंप को या ब्रेस्ट को रिमूव करो और कुछ बेस्ड ऑन हार्मोन टैबलेट या फिर विदाउट ट्रीटमेंट भी उसको कर सकते हो। एक वो सबसेट होता है जिसके अंदर आप विदाउट एडजुवेंट ट्रीटमेंट आप सर्वाइव करवा सकते हो। दूसरा ये रहता है कि भी कुछ पेशेंट ऐसे भी होते हैं कि जिनमें बहुत 60 की एज में है, पर उनका क्या है कि जो रिस्क फैक्टर है, जैसे अभी डॉक्टर जितेंद्र ने बताया था कि हम रिस्क असेसमेंट से करते हैं, उसके अंदर क्या रहता है कि मल्टीपल टेस्ट और जेनेटिक असेसमेंट होता है कि भाई डिजीज़ कितना एग्रेसिव है। अगर वो बहुत ही कम एग्रेसिव है तो डेफिनेटली उसके चांस दोबारा होने का बहुत कम होएगा, और कम होएगा इसका मतलब आपने सर्जरी किया, चाहे स्मॉल सर्जरी किया या फिर रेडिकल सर्जरी किया, तो डेफिनेटली वो उसके आने के चांस कम होंगे। तो हम उस कंडीशंस में विदाउट एडजुवेंट ट्रीटमेंट आप उसको बचा सकते हैं। ये कुछ सबसेट्स होते हैं, तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है। चलिए अब HCG कैंसर सेंटर के लिए भी जान लेते हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि किस तकनीक से, किन सुविधाओं के साथ यहाँ पर इलाज किया जाता है? देखिए, HCG एक कैंसर चैन है जिसके इंडिया में और इंडिया के बाहर काफ़ी सारे सेंटर हैं। लगभग 20 प्लस सेंटर हैं हमारे अक्रॉस द ग्लोब, और यहाँ पे हम लोग विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधाएं राजस्थान के लोगों को देने के लिए सदैव प्रयासरत हैं। इसके लिए हम सबसे पहले तो बताएंगे कि हमारे यहाँ जितने भी मरीजों का इलाज करते हैं, हम एक ट्यूमर बोर्ड गठित करते हैं, जो ट्यूमर बोर्ड में सभी एक्सपर्ट बैठ के अपने एक्सपीरियंस और गाइडलाइंस के हिसाब से डिसाइड करते हैं कि इस पेशेंट के लिए, इंडिविजुअल व्यक्ति के लिए हम क्या बेस्ट ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे यहाँ अत्याधुनिक जो भी रेडिएशन की मशीनें हैं, इम्यूनोथेरेपी हैं, जो प्रीमियम डे केयर हैं, जिनमें हम प्रॉपर तरीके से प्रॉपर टेक्निक और प्रॉपर स्टाफ के साथ किस तरीके से हमें कीमोथेरेपी डिज़ोल्व करनी चाहिए, किस तरह से उसको लगा सकते हैं। साथ ही हमारे पास उत्कृष्ट रेडिएशन ऑन्कोलॉजी मशीनें भी हैं जो लिनक है, और उसके अलावा साथ साथ हमारे पास उत्कृष्ट पेट सिटी मशीन भी है। तो हमारे पास एक कंप्लीट केयर है जो हम राजस्थान के पेशेंट को देना चाहते हैं, और हमें खुशी है कि हम इसे काफ़ी अच्छी तरीके से दे पा रहे हैं। सर, 4th स्टेज की बात हो रही थी, सर आप भी बात कर रहे थे। आपसे सवाल ये है कि क्या वाकई में अगर कोई 4th स्टेज में चला जाता है, स्टार्टिंग में मैंने बोला भी था दर्शकों को कि ये बहुत बड़ा सवाल और सबके मन में होता है ये बड़ा सवाल, तो क्या 4th स्टेज में अगर कोई पेशेंट है उसका इलाज संभव है? हाँ, 4th स्टेज का मतलब ये नहीं होता कि पेशेंट की एंड लाइफ है। जनरली क्या होता है, बहुत सारे पेशेंट ऐसे भी आते हैं जिनको एक सिंपल सा एक सिम्टम होता है कि भाई उनका गंठान है, बाकी उनकी बॉडी बिल्कुल नॉर्मल है। वो तो स्टेज जब डायग्नोस होता है कि भाई अब हमने पूरा स्टेजिंग वर्कअप करते हैं जिसमें पेट स्कैन और बाकी टेस्ट होते हैं, बेस्ड उन पे के देखते हैं भाई हम स्टेज 4 है। तो जनरली का फर्स्ट स्टेप ये होता है कि पेशेंट का जो परफॉर्मेंस स्टेटस है वो क्या है। अगर परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है तो डेफिनेटली आप एक क्यूरेटिव इंटेंट, मतलब दो होता है, एक तो पैलिएटिव इंटेंट होता है, क्यूरेटिव होता है। तो क्यूरेटिव इंटेंट के साथ जा सकते हैं। तो अभी इसका एडवांटेज अभी न्यू टाइम में इसलिए आ गया कि बहुत सारे मेडिसिन आ गए जो कि डिजीज़ को बिल्कुल ही वैनिश कर देती हैं, बिल्कुल ख़त्म कर देती हैं। बाकी जो बोन्स में, लीवर में, ब्रेन में, लंग में जाए, तो उसके साथ आप उसको ट्रीटमेंट, जो सिस्टमिक ट्रीटमेंट, उसको रिड्यूस कर सकते हो। एंड में जाके ब्रेस्ट की सर्जरी या फिर वो निकाल सकते हो। तीसरा होता है कि भी जो बहुत सारे ब्रेन में लीजन रहते हैं या फिर बोन में, उनके लिए एक रेडियोथेरेपी, स्टीरियोटैक्टिक रेडिएशन होता है। उसका भी एक बहुत अच्छा एडवांटेज है कि उससे आप उसको कंप्लीट जा सकते हो। हालांकि चांसेस बहुत कम रहता है स्टेज 4 में कंप्लीट क्यूरेशन का, पर कुछ हद तक हम उसको अगर एफर्ट करें, पेशेंट का परफॉर्मेंस अच्छा हो, तो डेफिनेटली आप पेशेंट को पूरा कम्प्लीटली क्योर कर सकते हो। सर, ये जो 4th स्टेज में अगर कोई पेशेंट है तो उसको कीमोथेरेपी देना बहुत ज़रूरी होता है? देखिए, मैंने पहले भी कहा कि अगर पेशेंट हार्मोन पॉजिटिव है, जैसे सर ने बताया कि पेशेंट को सिम्टम नहीं है, ब्रेस्ट लम्प था, 50 साल, 60 साल, 70 साल की दादी माँ है, लम्प ब्रेस्ट था, वो आ गए, दादी माँ ने शर्म के माने बताया नहीं, 6 महीने साल से गांठ है, हमने बायोप्सी की, वो हार्मोन रिसेप्टर पॉजिटिव आ गई, पेट कराया, पेट में स्टेज 4 डिजीज़ आ गई, बोन में डिजीज़, लेकिन दादी माँ को लम्प के अलावा कोई दिक्कत नहीं है। अदरवाइज सारे बॉडी ऑर्गन ऑल टेस्ट में आर कमिंग गुड, कि वो अच्छे से काम कर रहे हैं। तो उस केसेस में हम हार्मोन प्लस टारगेटेड थेरेपी से भी 4 साल तक कीमोथेरेपी अवॉइड कर सकते हैं। हमारे काफ़ी पेशेंट ऐसे चल रहे हैं जो 3-3, 4-4 साल से केवल हार्मोन और टारगेटेड थेरेपी पे अपना इलाज आराम से करा रहे हैं। कई बार तो वो केवल 2-2 महीने में एक बार आते हैं
और अपना आराम से, जैसे बीपी शुगर का इलाज आप लेते हैं कि 3 महीने में एक बार डॉक्टर को दिखा दिया, 2 महीने में, बट हाँ इसमें रेगुलर फॉलोअप विद एक्सपर्टीज अवेलेबल है और इसमें हम ऑलमोस्ट 50% पेशेंट को विदाउट कीमोथेरेपी रख सकते हैं कुछ सबसेट में। स्टेज 4 में जो ट्रीटमेंट है वो परफॉर्मेंस स्टेटस, डिजीज़ के जो प्रकार है उस पर निर्भर करेगा। उसके अलावा जो हम टारगेटेड थेरेपी दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे, तो एक इंडिविजुअल के लिए क्या सही है वो ट्यूमर बोर्ड में डिसाइड होगा। सब एक्सपर्ट मिलकर बैठेंगे, पेशेंट को बताया जाएगा और फिर एक उपयुक्त ट्रीटमेंट उसके लिए प्लान किया जाएगा। ठीक है सर, आखिर में आप दोनों से मैसेज लेना चाहेंगे। सर पहले आप बताएं क्या मैसेज लोगों को देंगे? हाँ, मेरा मैसेज ये रहता है कि फर्स्ट मैसेज ये है कि कैंसर से अपने को डरना नहीं है और कैंसर को नज़रअंदाज भी नहीं करना है। किसी भी पेशेंट, किसी भी फैमिली में पर्सन फीमेल हो तो उसको कभी भी अगर ऐसा लगे कि भाई उसके ब्रेस्ट में कुछ एबनॉर्मल है, चाहे लंप हो, चाहे डिस्चार्ज हो, चाहे उसके वेरिएशन साइज़ में हो, तो हमेशा उसके लिए आप इस बात के लिए नज़रअंदाज मत कीजिए कि भाई किसको दिखाएं, क्या करें। और इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप हमेशा उसको कैंसर सोच के करें, क्योंकि कैंसर समझ के करोगे तो आपको हमेशा डर, एंजाइटी बढ़ेगा, तो आप उससे चीज़ से दूर भागोगे। तो हमेशा ऐसा नहीं होता, 90% पेशेंट में जो भी ब्रेस्ट में एबनॉर्मलिटी होती है वो विदाउट कैंसर वाली होती है। तो हमेशा पर उसको नज़रअंदाज मत कीजिए, और नज़रअंदाज नहीं करोगे तो अर्ली स्टेज में आ जाएगा, तो उससे आप ज़्यादा सुगम तरीके से उसको अच्छा रिजल्ट के साथ इलाज करा सकते हो। दूसरा मेरा मैसेज एक ही रहता है कि हमेशा एक पॉजिटिव स्टोरी सुनाइए। जब भी आपकी फैमिलीज़ में, कोई रिलेशन में, जान पहचान में कोई भी कैंसर पेशेंट मिलता है तो उसको आपको याद होंगी, बहुत सारी नेगेटिव स्टोरी याद होंगी, पर आपको पॉजिटिव भी याद होगी। अगर याद नहीं है तो भी कुछ बनाइए और उसको पॉजिटिव स्टोरी सुनाइए, क्योंकि अगर पेशेंट या उसके रिलेटिव को पॉजिटिव स्टोरी सुनाओगे तो डेफिनेटली उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। धन्यवाद। सर एक मैसेज। देखिए कैसा है, ब्रेस्ट कैंसर आज के टाइम पे भारत में महिलाओं में होने वाला सबसे प्रमुख कैंसर है। इसके लिए स्क्रीनिंग अवेलेबल है। जैसे हमारे HCG परिवार में हम लोग हर शनिवार को स्क्रीनिंग करवाते हैं। हमारे यहाँ जो भी महिला 40 साल से ज़्यादा है, कृपया करके वे साल में एक बार जाके मेमोग्राफी कराएं। इससे हम ऑलमोस्ट 50% महिलाओं को कम इलाज के साथ, कम साइड इफ़ेक्ट के साथ बचा सकते हैं जो अपनी बहुमूल्य जान खो रही हैं। तो प्लीज़ स्क्रीनिंग कराइए, अपनी सेहत का ध्यान रखिए। धन्यवाद। तो देखिए सबसे बड़ी बात ये होती है कि अगर आपको लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो डॉक्टर के पास जाएं, छुपाएं नहीं, डरे नहीं, क्योंकि अगर आप दिखा देंगे तो उसका इलाज संभव हो जाएगा। साथ ही साथ ये भी ज़रूरी है कि आप पॉजिटिव बने रहें। अगर पॉजिटिव बने रहेंगे तो बीमारी आदि यूं ही खत्म हो जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए। फिलहाल के लिए फर्स्ट इंडिया न्यूज़ में इतना ही। नमस्कार।